A very good morning to all of you. In the last lecture, we have discussed about different types of or different features of environment. Accordingly, we'll have different environment, right? And there we have seen the comparison between those environments, and accordingly, the performance of different agents with respect to those environment. Now, what today we are going to discuss is a very important topic for our artificial intelligence, that is Turing test. Okay, so Turing test is related to the nature of environment. So first of all, we will try to understand what is Turing test. So let's have a brief introduction of it. In 1950, there was a mathematician, Alan Turing, who introduced a test to check whether a machine can think like a human or not. Okay, so in this test, Turing proposed that the computer can be said to be an intelligent if it can mimic human response under specific conditions. And he introduced this in his 1950 research paper, Computer Machinery and Intelligence, where he considered the problem or the question that can machine think. अब अब जरा सा हम ये AI ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में इसका ब्रीफ हिस्टोरी देखते हैं, क्या है ये। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था, एक चेक किया था, एक टेस्ट किया था, क्या चेक करने के लिए कि एक मशीन कैन इट थिंक लाइक ए ह्यूमन और नॉट, मतलब ये मशीन जो है ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं या नहीं, राइट। सो फॉर दैट वो एलन ट्यूरिंग ने कहा कि अगर कंप्यूटर ह्यूमन की तरह मिमिक कर पाए कोई भी रेस्पॉन्स कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, कंप्यूटर ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट है। सो व्हाट आई मीन टू से दैट एज पर एलन ट्यूरिंग, इफ ए कंप्यूटर कैन मिमिक ए ह्यूमन रेस्पॉन्स, इसका मतलब ये है कि वो जो कंप्यूटर है आपकी तरह बिहेव कर रहा है, कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए वो आप जैसे बिहेव करते, आप जैसे मतलब रेस्पॉन्स देते, accordingly the Turing said that machine will also mimic that, and if that machine is means able to mimic the same human response with respect to that specific condition, तब हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन दैट मशीन इज एन इंटेलिजेंट। ठीक है, उन्होंने एक रिसर्च पेपर कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में ये चीज़ क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और वो क्वेश्चन किया था क्या मशीन्स ह्यूमन की तरह थिंक कर सकते हैं, कैन मशीन थिंक लाइक ए ह्यूमन। ठीक है, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So now let's see the methodology part of this Turing test. अब ये डायग्राम देखो, क्या दिख रहा है ये डायग्राम आप सभी को? Is this diagram visible to all of you? Please give Yes, sir. response. Yes ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जब ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं तो you will see that here we have three players, player A, player B and player C. यहाँ पे तीन प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी। इसे एक गेम की तरह समझो, ठीक है। ठीक है, प्लेयर ए क्या है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, प्लेयर बी ह्यूमन रेस्पोंडर है, और प्लेयर सी जो है वो इंटरोगेटर है, राइट। अब ये जो कंप्यूटर है प्लेयर ए और ये प्लेयर बी ह्यूमन है, ये चीज़ क्या करके रखा गया है, सीक्रेट। मतलब हमें पता नहीं है कि ये जो प्लेयर ए है क्या ये ह्यूमन है या क्या कंप्यूटर है, ये प्लेयर बी ह्यूमन है या कंप्यूटर है, ठीक है। और इंटरोगेटर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का जो एरो है, इंटरोगेटर इज आस्किंग सम क्वेश्चंस, और जो राइट
कलर का एरो आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स और आंसर टू द क्वेश्चंस रिजन बाय इंटरोगेटर। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया। नाउ ये जो मैंने कहा कि आप लोगों को ये एक गेम की तरह समझो, तो ये पहला जो जिसके ऊपर बेस करके ट्यूरिंग टेस्ट है उस गेम को बोलते हैं इमिटेशन गेम। ठीक है, ये इमिटेशन गेम जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ही ये ट्यूरिंग टेस्ट बनाया गया था। आप जैसे आपने देखा, दिस गेम इन्वॉल्व्स 3 प्लेयर्स, जहाँ पे एक कंप्यूटर है, एक ह्यूमन रेस्पोंडर है और थर्ड जो प्लेयर है, मतलब आपका जो ये है, ये इंटरोगेटर, मतलब क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, and this third player, that is who is human interrogator, is isolated from other 2 players, and his or her job is to find that which player is missing among 2 of them। जैसे मैंने कहा कि ये हमने ये जो इंटरोगेटर सी है, हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन है कि प्लेयर ए कंप्यूटर है, प्लेयर बी ह्यूमन रेस्पोंडर है, इसको सीक्रेट करके रखा है ताकि इंटरोगेटर डिसाइड करेंगे कि कौन सा ह्यूमन है, कौन सा ह्यूमन नहीं है। राइट, सो दैट मीन्स दैट इंटरोगेटर प्लेयर सी इज बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम दिस टू। यहाँ तक के आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को। नाउ consider player A is a computer, player B is human, player C is an interrogator, जो हमारे केस में अभी है। Interrogator is aware that one of them missing, but he needs to identify this on the basis of some questions and the responses। आप इंटरोगेटर को ये चीज जरूर पता है कि ये जो प्लेयर और प्लेयर ए और प्लेयर बी है, इनमें से कोई एक मशीन है। राइट, आप यही चीज पता लगाना है कि क्वेश्चंस और रेस्पॉन्स के जरिए इंटरोगेटर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका रेस्पॉन्सेस जो प्लेयर ए एंड बी दे रहे हैं उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा यहाँ पे कंप्यूटर है, which player is computer in this case, based on the responses to the questions asked by this interrogator। Now the conversation between all players is via keyboard and screen, so that the result will not depend on the machine's ability to convert words to speech। आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएंगे, ठीक है, उसके लिए एक कीबोर्ड, ऑब्वियसली आप सभी को पता है, कीबोर्ड में हम क्वेश्चन टाइप करेंगे, ठीक है, और साथ में स्क्रीन में वो दिखाई देंगे क्या क्वेश्चंस और उसके अकॉर्डिंग जो रेस्पॉन्स है। अब ये हमने क्यों किया, ताकि the result would not depend on the machine's ability to convert words as speech। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्पीच, वर्ड टू स्पीच मतलब टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन और स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्सेशन ये भी हो सकता है। ये तो हम इजीली एक सॉफ्टवेयर के जरिए कर सकते हैं। तो ये सारे चीज को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और जस्ट भाया कीवर्ड और स्क्रीन के जरिए ये कन्वर्सेशन हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, देन द टेस्ट रिजल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स करेक्ट आंसर बट ओनली how closely its responses like a human answer। ये जो लाइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द एक्चुअली इनसाइड व्यू ऑफ दिस ट्यूरिंग टेस्ट। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो करेक्ट है या नहीं। क्यों, मैं बाद में अभी एग्जाम्पल के सहित बता दूंगा, आई विल एक्सप्लेन दिस विथ एन एग्जाम्पल। बट ये यहाँ पे क्या मोस्टली डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे कैसे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। मीन्स टू से, जब ये इंटरोगेटर प्लेयर से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं प्लेयर ए और प्लेयर बी को, जिसके लिए उनको रेस्पॉन्सेस कुछ मिल रहा है, आप यहाँ पे ये माइंडर नहीं रखते कि क्या ये रेस्पॉन्सेस जो लाल कलर से हमने दिखाया है यहाँ पे, ये सही है या गलत। यहाँ पे जो डिपेंड करना है कि आप कैसे रेस्पॉन्स दे रहे हो, हाउ द प्लेयर्स आर रेस्पॉन्डिंग। दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस ट्यूरिंग टेस्ट इज लुकिंग फॉर। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट डाउन करना। नेक्स्ट, द कंप्यूटर इज परमिटेड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल to force a wrong identification by the
इंटरोगेटर। अब एक कंप्यूटर को हमने सारे चीज अलो कर दिया है जिसके जरिए वो अपना आइडेंटिफिकेशन को छुपा पाए। यू सी दैट मशीन कैन हाइड दैट इट इज ए मशीन बाय एवरी पॉसिबल मीन्स। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे मशीन है इन प्लेयर ए और प्लेयर बी में से कोई एक, इसके पास ये दिया गया है कि ये अलो किया गया है कि वो सारे वो चीज़ अपना ले जिसके ज़रिए ये दिखा पाए कि हाँ मैं क्या हूँ, ह्यूमन हूँ ना कि मशीन। नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम all of you whether up to this portion is clear or not. Clear, sir. Yes, sir. Good. आ रहा है समझ में यहाँ तक के? Yes, sir. Very good. So you have seen that how this stage is being going on. Now let's take an example. हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? आप इसको ध्यान से देखें। द क्वेश्चंस एंड द आंसर किस टाइप का होगा? सपोज ये जो दिख रहा है आपको इंटरोगेटर, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, आर यू ए कंप्यूटर? आपको पता है कि ये जो हम ट्यूरिंग टेस्ट कर रहे हैं इसमें मशीन हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो मशीन नहीं है। आ रहा है ना समझ में? जो रोबोट है, रोबोट ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वो रोबोट नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है आपकी तरह। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग वो ये देंगे कि नो, आर यू ए कंप्यूटर? नो, राइट। आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सपोज मल्टीप्लाई टू लार्ज नंबर्स। अब मैं क्या करूंगा, तो बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करने दे दूंगा। सपोज मैंने बोल दिया 26 टू द पावर 530 इंटू 530 टू द पावर 26। बहुत बड़ा नंबर है ऑफकोर्स, राइट। 26 टू द पावर 530, इसको कैलकुलेट करने में हमें बहुत समय लग जाए, मुझे तो बहुत समय लग जाएगा। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, maybe you know Vedic mathematics, so you can come up with the answer within 2 minutes or 1 minute like that. But 1 मिनट तो लोगे ना आप उसको कैलकुलेट करने में, ठीक है? 30 सेकेंड्स भी मान लिया तो दोनों का जो वैल्यू निकालोगे उसमें 1 मिनट लोगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करने में वो कुछ समय लोगे आप लोग। I mean to say that 26 to the power 530, when as a human being you go for calculating it, although suppose you know Vedic maths and there may be some short trick to find it out quickly, but still it is going to take 30 seconds or like that, right? Similarly, 530 to the power 26, say, that also take few seconds to calculate. And after calculating this, when you multiply them, that again will going to take, say, at least 30 seconds. So overall you are going to take 90 seconds. इतना तो लोगे ना, या इसे फास्ट करके बता दोगे? कोई मुझे बताओ। मैंने अगर बोल दिया 26 टू द पावर 530 इंटू 530 टू द पावर 26, कितना जल्दी निकाल सकते हो? कैन यू टेल मी? रेस्पॉन्स दो प्लीज। It's a human time, sir. 1 मिनट तो ले लोगे ना? हाँ सर, चाहे जितना भी शॉर्ट। वेरी गुड, वही बात है, ठीक है? तो अगर ये मैं कैलकुलेटर में टाइप करता या तो कोई मशीन कर रहा हूं तो वो तो ये विदिन 10 सेकेंड्स और विदिन माइक्रो सेकेंड्स भी दे सकते हैं आंसर, राइट? यस सर। इसका मतलब ये है अगर मशीन ने जल्दी आंसर दे दिया, विदिन 1 सेकेंड दे दिया, तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या है, वो मशीन है, वो ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन तो मतलब ऐसा नहीं है, भगवान नहीं है ना वो कि इतने बड़ा कैलकुलेशन वो 1 सेकेंड के अंदर दे दे। तो अगर वो मशीन जानबूझ के, उसके पास अगर इंटेलिजेंस रहेगा और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी रहेगा, सोचने का और एक्ट करने का कैपेबिलिटी रहेगा, जो हमारा एआई का मेन एम है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो क्या करेगा, जानबूझ के वो आंसर देर से देंगे,
ताकि आपको ये लगे कि वो ह्यूमन है, मशीन नहीं। आ रहा है समझ में? और हो सकता है कभी कभार वो गलत आंसर भी दी, वो 20-30 सेकेंड तक रुका सपोज, और उसके बाद आपको एक गलत आंसर दे दिया, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि वो मशीन नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है, वो इंसान है, इसलिए वो गलती कर रहा है, इतना टाइम ले रहा है, उसके बाद भी एक गलत आंसर दे रहा है, राइट? So that's the play, that if the machine has the intelligence, ठीक है, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी अगर मशीन पे रहेगा, इसमें है, तो वो जानबूझ के थोड़ी समय लेंगे, उसके बाद रॉन्ग आंसर देंगे। अभी तक के जो सिनेरियो मैंने बताया, वॉट एवर द सिनेरियो आई एम एक्सप्लेनिंग, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ट्यूरिंग टेस्ट कैसे हो रहा है, कैसे क्वेश्चन आंसरिंग हो रहा है? Yes, sir. Please, that's the fact we do for Turing test. So are you a computer player A? No. Interrogator. Multiply two large numbers such as A, दो नंबर जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है या जो मैं एग्जाम्पल दिया था अभी। Player A, long pause and give the wrong answer. Long pause मतलब क्या है? बहुत समय तक रुका, उसके बाद एक गलत आंसर दे दिया, ठीक है? So in this game, if an interrogator would not be able to identify which is a machine and which is a human, then the computer क्या होगा? Pass the test successfully. Computer passes the test successfully, and that machine is said to be intelligent and he can think like a human. यहाँ पे अगर आप मतलब इंटरोगेटर, सपोज मैं इंटरोगेटर हूँ और मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये प्लेयर जो ए है, प्लेयर ए ह्यूमन बीइंग है या मशीन है, मतलब मैंने मान के चला, अब जो क्वेश्चन आंसरिंग आया उसका रेस्पॉन्सिव था, उसके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि प्लेयर ए ह्यूमन है। इसका मतलब ये हो जाएगा जो प्लेयर है इस टेस्ट को पास कर लिया। इसका मतलब ये है कि वो जो प्लेयर ए है उसके पास इंटेलिजेंट कैपेबिलिटी है, सो ये ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया, राइट? तो ये है ट्यूरिंग टेस्ट और ट्यूरिंग टेस्ट का क्वेश्चन आंसर। दूसरा 1991 के केस के बारे में बताता हूँ। इन 1991 द न्यूयॉर्क बिजनेसमैन ह्यूज लर्नर announces the prize competition offering a prize of this $1 lakh for the first computer to pass the Turing test. However, no AI program to date come close to passing an undiluted Turing test. इसको बस नोट डाउन करना। सो कुछ टेक्निक्स हमें इस ट्यूरिंग टेस्ट में मशीन के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो है नेचुरल। फर्स्ट वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। Just a brief introduction. NLP is required to communicate with interrogator in general human language like English, knowledge representation, to store and retrieve information during the test, automated reasoning to use the previously stored information for answering the question, machine learning to adapt new changes and can detect generalized patterns, vision for total Turing test to recognize the interrogator actions and other objects during test, and motor control for total Turing test to act upon objects if requested. आपको ये सारे चीज़ों के बारे में जानने की इतना मतलब डिटेल्स में जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक चीज़ हम हो सके आगे डिस्कस करेंगे, right? But these are the techniques that machine should have to pass in the Turing test, right? So this is overall Turing test, जो कि आपका next discussion है, I think on Friday. All of you going to have present your views, present what you know about the Turing test in that discussion with some 1 or 2 page slide at least. उससे ज़्यादा Yes, ले sir. सकते तो आपसे अच्छा है, but so at least वो 2-3 स्लाइड तो आप अपने आप में रखोगे. I hope that this Turing test is clear to everybody. Yes, sir. Now please give, yeah, everyone. Yes, sir. तो Yes, sir. प्रिंसिपल सबको समझ में आ गया? रिस्पॉन्स दो जल्दी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा. Yes, sir. सर हाँ बोलो. सर आपने जो फ्राइडे को मुझे मीटिंग का जो पीडीएफ भेजा था, मतलब टेक्स्ट फाइल भेजा था, उसमें सर आपने लिखा था कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है उसका अटेंडेंस देना। सर हाँ हाँ टोटल 7 या 8 जन ने पार्टिसिपेट किया है सर।
Okay, so guys, you are listening what Rajesh is saying. He, of course, you have to participate. That's my aim. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या है, 2-3 लाइन बोलने में आपको क्या जा रहे हैं वो बताओ। कुछ चीज समझ लिया आपने, यू नीड टू स्पीक 2-3 लाइन्स और 1-2 स्लाइड साथ में रखो। ठीक है, मैं अभी तक के जो हैं ये माफ कर, मतलब ये करता हूँ कि ठीक है इग्नोर कर रहा हूँ, बट जो आने वाला डिस्कशन है, आई वांट एवरीवन शुड रेस्पॉन्स। अरे कुछ सीख के जाएंगे आप लोग, वो आप लोगों के लिए सही रहेगा, राइट? सो प्लीज डू Yes, sir. दैट इन फ्यूचर व्हेन यू गो थ्रू दिस वीडियोस। ये तो हमारे पास रिकॉर्डेड रहेंगे ना, जब आप देखो कि आप कुछ चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हो एक्टिवली, आपका पॉइंट्स ऑफ व्यू बता रहे हो, यू आर शोइंग योर पॉइंट्स ऑफ व्यू, यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, दैट विल एक्चुअली क्या होगा, increase the satisfactory level that yeah, for the graduation, for the post graduation, I understood these facts and I myself presenting these facts to others. That's the main motive. So I suggest all of you to actively participate in the discussion. So that's all. Now I'm coming to discuss a new topic, that is production system. क्या मैं इस नया टॉपिक में आऊं या नहीं आऊं? Yes, बता sir. दो अभी। Yes, sir. ओके, सो प्रोडक्शन सिस्टम नाम से हमें ये पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, कुछ प्रोड्यूस करेगा। इस सिस्टम के जरिए क्या होगा, कुछ प्रोड्यूस होगा, राइट? सो लेट्स सी इस फॉर्मल डेफिनेशन, देन विल डिस्कस इन डिटेल। A knowledge representation formalism consists of a collection of condition action rules, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन रूल्स और ऑपरेटर्स, a database which is modified in accordance with the rules, and a production system interpreter which controls the operations of the rules. That is the control mechanism of a production system determining the order in which the production rules are fired. यहाँ के ये जो भी डेफिनेशन में लिखा है, ये एक एक टर्म इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब क्या है प्रोडक्शन सिस्टम में, क्या रहेगा, कंडीशन और एक्शंस का एक कलेक्शन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ कंडीशन एक्शन रूल्स, और जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ कंडीशन एक्शन रूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक डेटाबेस रहेगा। क्या कहा मैंने, द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम इज दैट इट विल कंसिस्ट ऑफ सम डेटाबेस, राइट? सो ये सेकेंड कंपोनेंट होगा, और ये जो डेटाबेस होगा which will be modified in accordance with the rules. रूल्स के अकॉर्डिंगली हम इस डेटाबेस को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, थर्ड, सेकेंड कंपोनेंट जान लिया आपने, फर्स्ट कंपोनेंट जान लिया। फर्स्ट कंपोनेंट था कलेक्शन ऑफ कंडीशन एक्शन रूल्स माने प्रोडक्शन रूल, सेकेंड कंपोनेंट डेटाबेस। अब थर्ड कंपोनेंट में क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम इंटरप्रेटर। इसका मतलब क्या है, इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। मतलब आपके पास जो रूल्स हैं, इसको किस समय Sir, आपका bring in वॉइस नहीं आ रहा। availability. Now am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Hello. Okay. So कहाँ तक सुनाई दिया था ये बता दो मुझे, मैं वहां से फिर से स्टार्ट कर दूँ। Sir, am I audible तक उससे पहले सुनाई नहीं दिया था कुछ। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। Yes, sir. आपने देखा कि जो प्रोडक्शन सिस्टम का कुछ कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? सो फर्स्ट कंपोनेंट मैंने कहा प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल्स मतलब क्या है, कुछ कंडीशंस, और उस कंडीशंस के रेस्पेक्ट जो एक्शन होगा, इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन रूल्स। सेकेंड, डेटाबेस होगा, जिसको कि हम टाइम टू टाइम मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ दोस रूल्स।
थर्ड क्या होगा, एक प्रोडक्शन सिस्टम इंटरप्रेटर होगा। ठीक है, अब इस प्रोडक्शन सिस्टम इंटरप्रेटर को हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रेटेजी। याद रखना, ये ताम याद रखना, ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो कंट्रोल स्ट्रेटेजी और कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है। कंट्रोल स्ट्रेटेजी বা कंट्रोल मैकेनिज्म वो स्ट्रेटेजी बताते हैं आपको, वो एक सीक्वेंस बताते हैं कि कैसे उस प्रोडक्शन रूल्स को फायर किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में मैं ये बोलूँगा कि एक कंडीशन मीट हो रहा है, उस कंडीशंस के लिए जो प्रोडक्शन रूल्स सेटिस्फाई होगा, मतलब हाँ ऐसा कंडीशन आएगा तो ये वाला रूल्स हम अप्लाई करेंगे, ये कौन डिटरमाइन करेगा, आपका कंट्रोल मैकेनिज्म। राइट, ठीक है। अब a system that uses this form of knowledge representation is known as production system। ये definition याद रखना। We have seen that means in a production system mainly consists of three components. First, that production rule, second, that database, and third, that control mechanism or control strategy। इस टाइप का नॉलेज रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो इस टाइप का ये सिस्टम को हम कहेंगे प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डिस्कशन में। ए प्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड फैक्टर्स। नॉलेज इज एनकोडेड इन डिक्लेरेटिव फॉर्म व्हिच कंप्राइजेस ए सेट ऑफ रूल्स इन द फॉर्म सिचुएशन इम्प्लाइज एक्शन। प्रोडक्शन सिस्टम हमेशा रूल्स रहेगा, आपने देख लिया प्रोडक्शन रूल्स तो रहना ही है, उसके साथ डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस मेंटेन करेंगे आप। ये जो नॉलेज रहेगा इसमें ये डिक्लेरेटिव फॉर्म में रहेगा। डिक्लेरेटिव मतलब कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं आप, हाँ भाई ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। ठीक है, बारिश होगी तो हम छाता लेके आएंगे, राइट, डिक्लेरेटिव कर रहे हैं। तो इसमें जो भी सेट ऑफ रूल्स रहेगा वो किस टाइप का होगा, सिचुएशन इम्प्लाइज एक्शन। दिमाग में रख लो, सिचुएशन इम्प्लाइज एक्शन। ठीक है, जब ये सारे रूल्स इस टाइप का होगा तब उस सिस्टम को हम कहेंगे प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, रूल्स और फैक्टर्स से बना हुआ एक प्रोडक्शन सिस्टम। नाउ टेल मी दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। इज क्लियर, ओके। नाउ इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इफ द इनिशियल स्टेट इज ए गोल स्टेट देन क्विट। इसको पढ़ो और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है। कम ऑन फास्ट। इफ द इनिशियल स्टेट इज ए गोल स्टेट देन क्विट। या मैं बता दूं, बोलो जल्दी रेस्पॉन्स दो। सर इनिशियली ध्यान दे जो के, स्टेट में हम लोग हाँ सर हैं, अगर वो गोल स्टेट होगा तो हम लोग क्विट कर सकते हैं। गुड। इसका कोई एग्जांपल? हाँ, सर एग्जांपल हम लोग डीएफए में था, अच्छा, जैसे Q0 इज अ इनिशियल स्टेट, देन हाँ, सर अगर कुछ भी इनपुट नहीं मिला तो वही हम लोग का फाइनल स्टेट बन सकता है। वेरी गुड, गुड गुड। एग्जांपल मुझे सही लगा। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने सोच के रखा था आपको सपोज गुवाहाटी जाना है। ठीक है, आपने आंख खोला और आपने देखा कि आप गुवाहाटी में हो, तो क्या होगा, मतलब आपको जहां जाना था वो ऑलरेडी आप वहीं पे हो। इनिशियल स्टेट मतलब ये है जहां से आप शुरू कर रहे हो उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। मैं एक सिंपल डे टू डे एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं डीएफए नहीं जा रहा हूँ। डीएफए में जो एग्जांपल राजेश ने दिया दैट इज वेरी मच करेक्ट, बट मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एआई की बात कर रहा हूँ। तो मैं सपोज जाना चाहता हूँ कि गुवाहाटी, राइट, बट मुझे ये पता लगा कि मैं ऑलरेडी गुवाहाटी में हूँ। माई इनिशियल स्टेट इज गुवाहाटी।
and my goal state is Guwahati. जब इनिशियल स्टेट ही गुवाहाटी है तो फिर से गोल स्टेट जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू गोल स्टेट. तो क्या होगा? देन क्विट. आ गया समझ में? इफ द इनिशियल स्टेट इज द गोल स्टेट देन क्विट. ये भी अपने आप में क्या होगा? एक रूल्स होगा, प्रोडक्शन रूल्स है कि नहीं? सो दिस व्हाट एक्चुअली दिस एग्जांपल ट्राइज टू एक्सप्लेन. Right? Now I'm coming Yes, to sir. today's question. Today's first question is, what is Turing test and what is the mechanism of it? Turing test क्या है? Turing test का mechanism क्या है? And what is that game from which this Turing test being derived? Then second question is that define production system. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन सिस्टम को डिफाइन करो. ठीक है? सो ये दो क्वेश्चन नॉट विथ रेस्पेक्ट टू जस्ट फॉर द क्लास बट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड नो दैट, राइट? सो विथ दिस आई एम गोइंग टू terminate today's lecture. I Yes, hope sir. whatever the topics I have discussed is clear. Yes? Sir, please could you repeat the question from? Which question, na? First question is that Yes, sir. what is second question? Oh, yes. I don't get it. I'm repeating both the questions. First question is, what is Turing test? What is the mechanism of Turing test? And what is that game from which this Turing test being derived? Second question. The game. गेम मैंने कहा था ना, ट्यूरिंग टेस्ट एक गेम से डिराइव किया था, राइट? Yes, sir. गेम क्या है? सेकेंड क्वेश्चन इज दैट डिफाइन प्रोडक्शन सिस्टम. ठीक है? Okay, आप sir. समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, देन हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. सर फ्राइडे का अटेंडेंस क्या करूं सर?